हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज का सेशन सीडीपी का सेशन है। सेट 3 का डिस्कशन करेंगे आज हम, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और यह 30 क्वेश्चन का डिस्कशन है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शैशवावस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। शैशवावस्था तो जो होता है ये 0 से 2 वर्ष होता है, तो इसमें तो वो मतलब कि दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता है। और ये जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है 2 से 7 वर्ष तक, तो इसमें भी तर्क वितर्क उतना नहीं कर सकता है। और यह जो मध्य बाल्यावस्था होता है ये 7 से 11 साल तक होता है, तो ये भी उस टाइम उतना नहीं समझता है। और यह जो किशोरावस्था का जो टाइम होता है यह बहुत ही मतलब कि तर्क वितर्क करने लगता है और परिवार की तुलना में मतलब वह अपने दोस्त का बात सब मानने लगता है, राय सब मानने लगता है, क्योंकि उस टाइम मतलब कि परिवार से ज़्यादा दोस्त लोग का बात अच्छा लगने लगता है। तो जो ये किशोरावस्था होता है यह 11 साल से लेके 11 साल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है ना। और उस टाइम ना किशोरावस्था के टाइम ना वो परिवार से ज़्यादा साथी, जो उसके साथी संगाती रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उन लोग का बात उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम किशोरावस्था जो बालक होते हैं वो अपने जो समवयस्क का जो समूह होता है वो सक्रिय सदस्य के रूप में हो जाता है। ठीक है ना। और वो उस टाइम उसमें जो सामाजिक गुण सब होता है उस सब का विकास होने लगता है और दोस्त बनाने का जो प्रवृत्ति होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। मतलब रवि जो है क्या दिया हुआ है, इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है। वो रवि जो है वो 3 साल का ही बच्चा है और वो पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, और उसको तो उसके माता, जब वो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है तो उसके माता पिता बहुत से सारे अलग अलग की पुस्तकें ला के देते हैं और उसको पढ़ने के लिए मतलब प्रोत्साहित करते हैं, जब वो क्षमता से मतलब ज़्यादा पढ़ने लगता है। इसका मतलब कि वो अनुवंशिकता गुण के परिवेश के कारण उसमें होता है, सहयोग के कारण होता है। ठीक है, तो उसमें वो सहयोग मिलता है, वैसा परिवेश होता है और कुछ कुछ अनुवंशिकता के कारण भी होता है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, विकास किसी निर्धारित माँ का अनुसरण करना नहीं, क्योंकि वो तो अभी 3 साल का ही था। विकास समीपद्राभिमुख, ये भी गलत है। विकास शीर्षगामी, ये भी गलत है। विकास अनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, अंतःक्रिया मतलब सहयोग। ठीक है ना, अंतःक्रिया का मतलब होता है सहयोग से। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। मतलब विकास का ऐसा कौन सा थी अवस्था है जिसमें बहुत ही निम्न लक्षण होता है और वह स्वतंत्रता, स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, अलग अलग बातें सोचने लगता है। तो ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व वयस्कावस्था। इसमें तो वो नहीं सोच सकता है, उत्तर बाल्यावस्था में भी नहीं। किशोरावस्था, जो किशोरावस्था का जो समय है उसमें वो स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और बहुत सारे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, और ये सब लक्षण किशोरावस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, और जो किशोरावस्था का जो उस टाइम का जो लाइफ होता है, जीवन होता है, वो किसकी तरह, बसंत काल की तरह होता है। ठीक है, और उस अवस्था में जो होता है उसमें तूफान, झंझावत की अवस्था बहुत ही होता है और वो कहता है कि मतलब ये करना है तो करना है। उस
टाइप की उसमें वो प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। इसलिए उस अवस्था, किशोरावस्था की जो अवस्था है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल का अवस्था कहा जाता है, ठीक है। उस मतलब जीवन काल का जो सबसे कठिन काल होता है ना, उसका नाम दिया जाता है। और उस किशोरावस्था के अंतर्गत होता है, उसमें परिवर्तन आने लगता है, शारीरिक परिवर्तन आने लगता है, मानसिक परिवर्तन आने लगता है, बौद्धिक परिवर्तन आने लगता है, कल्पना की बहुलता का, इस सब का विकास होने लगता है धीरे धीरे, और मूर्ति चिंतन का भी, ठीक है। तो ये जो किशोरावस्था, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है, यानी समाजीकरण के संदर्भ में पूछ रहा है। तो समाजीकरण में जहाँ संस्कृति में समाजीकरण आ गया और तरीका एक समान है, संस्कृति में समाजीकरण ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह दिया, तरीका एक समान है, इसके कारण ये नेगेटिव हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है क्या, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया, सही बात है, जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्था पर प्रभाव डालती है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। मीडिया और परिवार समाज द्वितीयक संस्थान, ये गलत होगा। द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और सामाजिकरण एक ऐसा प्रक्रिया है ना, वो जिसके स्वरूप जो है, व्यक्ति सामाजिक रूप से व्यवहार को स्वीकार करना पड़ता है व्यक्ति को, ठीक है, और उसके साथ अनुकूलन करता है, मतलब उस समाज के अनुकूल रहने लगता है। और जो बच्चा जो होता है, सांस्कृतिक विशेषता और आत्म व्यक्तित्व को भी प्राप्त करता है, ठीक है, मतलब उस समाज के अनुकूल रहने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सिद्धांतकारी है जो नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण का उपयोग किया। तो हावर्ड गार्नर नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं, जीन पियाजे। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे। और हम बात करेंगे कि जीन पियाजे क्या चीज़ का सिद्धांत दिए थे, संज्ञानात्मक विकास का। और बात करेंगे कि ये जो मनोवैज्ञानिक थे कहाँ के थे, तो ये स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये जो थे नैतिक तर्कता अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। और जो देखेंगे, जो संज्ञानात्मक विकास होता है ना, वो विकास मनुष्य के विकास के लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पक्ष होता है, ठीक है। और वो जो संज्ञानात्मक विकास है, वो एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विचार के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। क्या कर रहा है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ से, यानी कि उसकी जो समझ है, उसके समझ से सक्रिय रूप से निर्मित करता है। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था, यह जो कथन था वो किसने मतलब प्रस्तावित किए थे। तो यह जो कथन था किसने प्रस्तावित किए थे, सॉरी 5 नंबर में प्याज सही है। तो इसका ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक ने, B.F. स्किनर ने, जीन पियाजे ने, इवान पावलोव ने। तो ये जो दिए थे वो कथन किसका था, तो जीन पियाजे ने दिए थे। किसने दिए थे, जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया था। मतलब पूछा है कौन सा तकनीक लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया था, यानी नहीं दिया था। सहारात्मक अधिगम तो लेव वाइगोत्स्की दिए थे। पार ढांचा ये सब तो लेव वाइगोत्स्की का ही है। लेव वाइगोत्स्की तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक अधिगम को ही मानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो सही हो जाएगा, प्रतिपादक अध्यापन। अगला क्वेश्चन है,
किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। एक मीठी है जो एक पहेली का टुकड़ा जो होता है वो जोड़ते समय है ना, वो बोल बोल कर काम करती है। और स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को ले वाइगोत्स्की किस रूप में संबोधित करते हैं? जो ले वाइगोत्स्की है वो उसको किस रूप में संबोधित करते हैं? तो उसको आत्मकेंद्रित वाचन। आत्मकेंद्रित वाचन तो वो तो अपने पास ही सामाजिक वाचन, निजी वाचन, अविवेकी वाचन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा निजी वाचन। ठीक है ना, क्या होगा? निजी वाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 हो गया है। ठीक है, तो वो जो मतलब बोलती है वो निजी वाक्य का प्रयोग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति का प्रभाव किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? किसके आधार पर? स्वयं सिद्धांतों के, निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सामाजिक अनुबंध नहीं, अपमुक्त है। मतलब व्यक्ति कानून और सामाजिक, कानून सामाजिक तो ये सार्वभौमिकता में आ जाता है ना। ये कोहल वर्ग का वो मतलब कि लॉरेंस कोहल वर्ग का मतलब स्तर लेवल पूछ रहा है, अवस्था पूछ रहा है। ठीक है, तो इस 1 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें सार्वभौमिकता, नैतिकता, सिद्धांत, अभिमुखता सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्विता, सहभागी अधिगम, कुंठा। ठीक है, सहभागी अधिगम, कुंठा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सहभागी अधिगम। ठीक है, सहभागी अधिगम। तो हम बात करेंगे कि सहभागी अधिगम मतलब होता क्या है। सहभागी अधिगम मतलब सहयोगपूर्ण अधिगम। तो सहभागी अधिगम जो है मतलब कि ऐसा स्थिति है ना जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भी एक साथ मिलकर जो कुछ नया सीखता है या कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, तो वैसा स्थिति को है ना सहभागी अधिगम कहते हैं। ठीक है, मतलब सहभागी अधिगम को सहयोगपूर्ण अधिगम भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? तो ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, भाषाई, स्थानिक, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक, भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतिक, द्रव्य, स्फटिकीय, समान। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए था और उसमें हम बताए थे कि 8 क्षेत्र बताए थे, जिसमें से एक भाषाई भी था, एक तार्किक गणितीय भी था, एक संगीतिक भी था। ठीक है, उसमें व्यवहारिक नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और उसमें जो द्रव्य भी नहीं था, इसमें स्थानिक, विश्लेषणात्मक भी नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? जेंडर रूढ़िवाद पूछ रहा है। ठीक है, जेंडर रूढ़िवाद, पक्षपात, ये सब एक ही होता है। ऑप्शन है अन जेंडर के बच्चों को साथ संयुक्त प्रयास करना, नहीं ये गलत हो जाएगा। गैर रूढ़िवादी गतिविधियों जुड़े वयस्कों से अनावरण, ये भी गलत हो जाएगा। लड़कियां कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होता है, ये जेंडर रूढ़िवाद के पक्षपात होता है। जैसे लड़का लड़की खेलता भी है तो उसमें नहीं कहता लड़का कार से खेलता है और लड़की गुड़िया से खेलता है, तो ये सब रूढ़िवादी पक्षपात इस सब में आता है, जेंडर रूढ़िवादी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक समाज द्वारा बनाया गया हुआ है रूढ़िवाद। ठीक है, तो लड़कियां कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही होता है ना, टालना। विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं से भी गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है तर्क और कथन वाला। तो इसका कथन देखेंगे। कथन है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। इसमें पूछ रहा है, एक अध्यापक को क्या अपनी कक्षा में व्यक्तिक पोषण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाए, ये सही है, सही बात है, व्यक्तिक भिन्नता नहीं करना चाहिए एक कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे, रीजन है, प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों में एक रूपी तरीके से निर्देश दिया जाना और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। मानक विधि और आकलन ये तो निगेटिव हो जाते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका कथन सही है और रीजन गलत है, तो ए सही और आर गलत होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की सापेक्षित किया हो। और दूसरा है वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। नहीं, दोनों गलत है, यानी कि 2020 के आकलन के संदर्भ में नहीं है। हाँ, 3rd नंबर सही है। इसमें क्या दिया है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। तो ये सही हो जाएगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। आलोचनात्मक सोच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोचना और उसके बारे में विचार लिखना, मतलब जितना से ज़्यादा सोच सके। तो इसमें दिया है कि अ ब का सूत्र तो एक लिमिट होता है, उसका एक ही आंसर होगा तो वो कोई भी बता सकता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र, वो भी लिमिट होता है। भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। जैसे क्लास में पूछेंगे बच्चा से कि भोजन की कमी के बारे में जो विभिन्न कारण है वो बताओ, सभी बच्चे अलग अलग कारण बताएंगे, तो वो आलोचनात्मक सोच हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, ये भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर जो हुआ लिमिट हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्प मतलब बोलने वाला वैकल्प, बोलने के बारे में दिया हुआ है, उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मतलब वाचन वैकल्प है, उनके सफल समावेशन है, तो निम्न में से किस तकनीक से प्रयोग से करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा नहीं। ये निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का निगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चाहे नोटिस बनाने की जगह आवाज़ रिकॉर्डर पर अनुमति देना चाहिए, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हस्तलिखित के बजाय टाइप और मुद्रित करके कार्य पत्रों को जमा करने की, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। व्यक्तिगति के अनुसार पठन लेखन करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है। अधिगम संबंधी कठिनाई पूछ रहा है। ठीक है, अवधानहीनता, अतिक्रियाशीलता विकार, स्वलीनता, दृश्यबाधित, गुणवैकल्य, ये तो डिस्ग्राफिया से संबंधित है। दृश्यबाधित जो है मतलब कि देखने से संबंधित है, स्वलीनता स्वयं से, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अवधानहीनता, अतिक्रियाशीलता विकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन में सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित हैं और महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है। मतलब इसमें पूछा है कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किक अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ जो है ना व्यवहार समायोजन में सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित रहता है, शामिल रहता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है। ठीक है, कौन सा बाधित रहता है, श्रवण क्षति, गति संचालन क्षति, दृश्यात्मक क्षति, बौद्धिक क्षति।
तो इसका राइट आंसर होगा 4 बौद्धिक क्षति। देखिए बौद्धिक क्षति क्या है, तो बौद्धिक क्षति मतलब एक ऐसा स्थिति है ना, मतलब जिसमें तार्किकता, अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ जो होता है व्यवहार समायोजन, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल शामिल होता है। ठीक है, और यह ना मतलब कि महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है। ठीक है ना। और जो बौद्धिक अक्षमता जो होता है, अक्षमता को सीखने की जो अक्षमता एवं पूर्व में जो मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता है, रूप में भी जाना जाता है। क्या है, बौद्धिक अक्षमता जो होता है ना, बौद्धिक अक्षमता को जो होता है वो समान सीखने की अक्षमता और जो होता है पूर्व में मानसिक मंदता के रूप में भी जाना जाता है। और यह जो है बौद्धिक क्षमता जो है यह एक मानसिक विकार है। क्या है, मानसिक विकार, जिसमें आदमी है, मतलब आदमी यानी व्यक्ति, कोई व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक शक्ति होता है ना वो काफ़ी हद तक कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम यानी कि न्यून, कम यानी न्यून होता है। ठीक है, और वह 2 या अधिक समायोजनात्मक जो व्यवहार होता है ना, उसमें 2 से अधिक समायोजनात्मक व्यवहार में कमी देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। ठीक है, तो कथन देखें। कथन समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखे जाते नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका कथन गलत है। और देखेंगे रीजन, इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। ये भी गलत है। तो इसका दोनों ऑप्शन गलत है, कथन और रीजन दोनों। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। सृजनात्मक मतलब कि अलग अलग सोच, मतलब नए नए चीज़ों को सोचना, नए नए चीज़ों की खोज करना, नवीन चीज़ों की आविष्कार करना, ये सब सृजनात्मक सोच में आता है। ठीक है, तो इसमें पूछा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है, यानी कि सृजनात्मक का कारक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है मौलिकता, प्रवाह, अभिसारी चिंतन, लचीलापन। तो इसका ऑप्शन होगा 2, मतलब ये 2 जो लिखा हो ना इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 हो गया हुआ। तो ये अभिसारी चिंतन राइट आंसर होगा। जो अभिसारी चिंतन होता है ना वो सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ठीक है, और सृजनात्मक जो है वह मानवीय योग्यता है एक, और उसके द्वारा है ना मतलब नए नए चीज़ों की खोज, नए नए चीज़ों की मतलब नवीन चीज़ों की रचना और अलग अलग विचार प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, और जो सृजनात्मक का जो प्रमुख तत्व होता है, मतलब कि जो कारक, वो 4 कारक होता है। कौन कौन से होता है, एक तो ये प्रवाह होता है, और एक होता है लचीलापन, लचीलापन को क्या विविधता भी बोलते हैं, और एक मौलिकता होता है, और एक होता है विस्तारण। सृजनात्मक के 4 कारक होते हैं, एक मौलिकता हो गया, एक प्रवाह हो गया, एक लचीलापन को विविधता भी बोलते हैं, और एक हो गया विस्तारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे। एक जो सामाजिक संरचनात्मक कक्षा होता है उसमें कि ज्ञान का कौन कौन स्रोत होगा, अखबार, पाठ्य पुस्तक, सहपाठी, लोक कथाएं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, रचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत पूछ रहा है। ठीक है, तो अखबार, ये अखबार भी एक सामाजिक संरचनात्मक ज्ञान का स्रोत है, पाठ्य पुस्तक भी सामाजिक संरचनात्मक का स्रोत है, सहपाठी भी है, लोक कथा भी है। तो ये चारों सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 A B C D। और यह जो सामाजिक संरचनात्मक होता है ना कक्षा में, वह ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, सामाजिक संरचनात्मक को कक्षा में क्या माना जाता है, ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसमें ना एक कुछ सामाजिक पहलू भी होता है, मतलब कि जैसे कि हो गया भाषा, सांस्कृतिक, दैनिक दिनचर्या, ये सब मतलब एक सामाजिक पहलू भी होता है। और ये पारस्परिक संपर्क
के मतलब महत्व दिया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है। मतलब सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन है अन्वेषण और पूछताछ, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण, संप्रयोग और चिंतनशीलता कूट, बहस और चर्चा। तो इसका ऑप्शन क्या है, अन्वेषण और पूछताछ। ठीक है, ये सही है। पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण ये गलत है। संप्रयोग और चिंतनशीलता कूट ये भी सही है। बहस और चर्चा ये भी सही है। सक्रिय मतलब एक्टिव के लिए अन्वेषण, पूछताछ, अन्वेषण मतलब खोज, उसके बाद चिंतनशीलता, बहस और चर्चा। जितना बहस और चर्चा कीजिएगा उतना मतलब एक्टिव रहता है, नई नई मतलब चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ACD सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध करना किस उपागम की ओर इशारा करता है। सुसाध करना किस उपागम की ओर इशारा करता है। तो इसका ऑप्शन है खोजी अधिगम। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो रहना ही नहीं चाहिए। प्रतिपादक अधिगम ये भी गलत हो जाएगा। व्यवहारिक अध्यापन ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 सही होगा, खोजी अधिगम। इसमें खोजी अधिगम जो अधिगमकर्ता होता है एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना होता है। ठीक है, और ये जो है अपने लिए स्वयं की ज्ञान की संरचना है तो सुसाध करना। ठीक है, खोजी अधिगम के उपागम की ओर इशारा करता है। ठीक है, और जो खोजी अधिगम जो होता है पूछताछ आधारित मतलब पूछताछ के आधार पर सीखने की एक तकनीक होता है। क्या होता है, एक तकनीक होता है। और यह जो होता है शिक्षा के लिए एक रचनावादी दृष्टिकोण माना जाता है इसको। ठीक है, खोजी अधिगम को है इसे शिक्षा के लिए एक रचनावादी आधारित दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है समस्या आधारित जितनी भी शिक्षा होती है वो अनुभवात्मक शिक्षा और 21वीं सदी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। कि किसके रूप में जाना जाता है, अनुभवात्मक शिक्षा और 21वीं सदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं। ठीक है, बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं क्या है, निर्मित होना असमान है, पूर्ण रूप से विसंगत और त्रुटिपूर्ण है, उनके अंतः प्रज्ञाजन मतलब सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं, अध्यापक द्वारा ध्यान नहीं। 4 नंबर तो इस गलत हो गया, पूर्ण रूप से भी गलत हो जाता है। ठीक है, निर्मित होना असमान ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्योंकि उनके अंतः प्रज्ञाजन सहज ज्ञान मतलब सिद्धांतों को दर्शाते हैं। ठीक है, और जो बच्चों के जो अधिगम की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, अतः प्रज्ञाजन या प्रज्ञाजन ज्ञानात्मक सिद्धांत जो होता है उस सीखने की प्रक्रिया के उद्देश्य में अंतर्दृष्टि और जो वो सूझबूझ का जो महत्व होता है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इस प्रकार के सिद्धांत के जो अंतर्गत आता है वो क्या क्या आता है, वंदे मियर, और उसके बाद एक आता है कोलर और एक लेविन अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। ठीक है, तो कथन है किशोरों की कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करने चाहिए। किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि बच्चा को जितना मतलब अवसर दीजिएगा और चर्चा और बहस करने के लिए बोलिएगा उतना ये एक्टिव रहेगा। तो ये सही बात है, कथन तो सही है। अब इसका रीजन देखेंगे। रीजन क्या है, तो रीजन है सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देना। मतलब सही बात है, जितना उसको मतलब कि निष्कर्ष को विचार करने के लिए साझा करने का अवसर देंगे उतना वो सीखेगा। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है।
परंतु RA की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है यंत्रवत याद करने। देखिए फिर याद करने यहाँ आ गया, याद तो करवाना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण ये पॉजिटिव वर्ड होता है। असंबद्ध खंडों में जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं इसमें खंडों। थर्ड नंबर ऑप्शन गलत है। ऐसे कार्य देने चाहिए जो बच्चों को वर्तमान से अधिक हो चाहिए, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, योग्यता की धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। तो सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका कौन निभाता है? प्रतिस्पर्धात्मक, वृद्धिशीलात्मक, सत्वात्मक, परिहार आधारित। तो 27 नंबर का आंसर होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 2 के 3, 3 का 2 हो गया। वृद्धिशीलात्मक इसका राइट आंसर होगा 27 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का प्रयोग करना जो डैश हो। तो ऑप्शन है औसत रूप से कठिन। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के प्रत्यासमान पर आधारित, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है पुनरावृत्तीय और यांत्रिक। चौथा है सामूहिक कार्य। ठीक है, तो सी भी गलत हो जाएगा, सामूहिक कार्य सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ए और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी को का एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और डैश का, यहाँ डैश होगा, डैश का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। तो इसका ऑप्शन है दुश्चिंता, राहत नहीं, शर्म, आभार नहीं, गर्व और क्रोध। आभार प्रसन्नता नहीं, गर्व और क्रोध जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस नंबर क्या, गर्व और क्रोध, मतलब जो गर्व हुआ वो जब सफलता का आरोपण आंतरिक मानेगा तो वो मतलब कि क्या कहते हैं, क्रोध का एहसास होगा। सॉरी, क्या यदि वो, देखिए तो क्या पूछ रहे, जब एक विद्यार्थी को एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है। देखिए जब वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानेगा तो वह गर्व का एहसास होगा, और जब वह असफलता का आरोपण बाह्य मानेगा तो किस चीज का मतलब कि आरोपण होगा, क्रोध का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3rd नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है निश्चित कर लेना चाहिए। निश्चित तो करना ही नहीं चाहिए, गलत है। विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना, सही बात है। जो पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्यार्थियों को बने बनाए लेख देने चाहिए, उन्हें रट्टा माने फिर निगेटिव आ गया, ये गलत हो जाएगा। निश्चित तो करना ही नहीं चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्या एक, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।